नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पहली खबर की बात करें तो कतर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तो रस लाफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स में हुए एक भयंकर ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 12 तो इंडियंस ही थे। इस हादसे में 66 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अथॉरिटीज़ के मुताबिक उन लोगों में से सभी सेफ हैं। तो ये ब्लास्ट रस लाफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स के बरजान गैस फैसिलिटी में हुआ, जहां मेंटेनेंस के बाद प्लांट को दोबारा रीस्टार्ट किया जा रहा था, क्योंकि मार्च में ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इस फैसिलिटी को टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया गया था और अब उसी को फिर से ऑपरेशनल बनाया जा रहा था। तो कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद अल काबी ने इस इंसिडेंट को देश के एनर्जी सेक्टर का सबसे दुखद हादसों में से एक बताया। वहीं इंडियन एम्बेसी ने भी 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और हर संभव मदद का एक भरोसा दिया है। शुरुआती जांच में अथॉरिटीज़ ने इसे टेक्निकल एक्सीडेंट बताया और उनका कहना था कि फ़िलहाल किसी नए अटैक से कोई सबूत नहीं मिले हैं और कतर एनर्जी के मुताबिक इमरजेंसी टीम्स ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी कतर ने साफ कर दिया कि उसके एलएनजी एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बरजान फैसिलिटी प्राइमरी तौर पर कतर के डोमेस्टिक गैस सप्लाई के लिए काम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिसैलिनेशन प्लांट्स को फ्यूल प्रोवाइड करती है। तो सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में ब्लास्ट के बाद आसमान में उठता हुआ बड़ा फायरबॉल और घना काला धुआं साफ देखा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर दोहा और बहराइन तक महसूस किया गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों जारी हैं और अथॉरिटीज़ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि रीस्टार्ट प्रोसेस के दौरान आखिर ऐसी कौन सी टेक्निकल फेलियर हुई जिसने इतना बड़ा हादसा क्रिएट कर दिया। और अगली खबर की बात करें तो मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान ने काफ़ी ज़ोर शोर से क्लेम किया था कि उसने इंडियन एयरफोर्स के 3 राफेल जेट्स गिरा दिए हैं और ये क्लेम पाकिस्तान मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह दिखाया गया था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स का एक नया डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसने इस पूरे नैरेटिव पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एयर हेडक्वार्टर ने राफेल फ्लीट के लिए एक 5 महीने का ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर इशू किया और इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज सितंबर 2026 के बाद राफेल फाइटर के मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट को कंटिन्यू रखना है। तो पहली नज़र में ये एक रूटीन लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन इसमें एक डिटेल ने सबका ध्यान खींच लिया। तो टेंडर में सपोर्ट प्लानिंग पूरे 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए की गई थी। याद रहे, इंडिया ने फ्रांस से टोटल 36 राफेल ही खरीदे थे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से हर एयरक्राफ्ट के एनुअल फ्लाइंग आवर्स को ध्यान में रखते हुए पूरी फ्लीट के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट कैलकुलेट की गई है। और अब यहीं से सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान का ये दावा सच था कि उसने 3 राफेल गिरा दिए, तो फिर फ्लीट की प्लानिंग 36 एयरक्राफ्ट के हिसाब से क्यों हो रही है? क्या इंडिया ने चुपके से नए राफेल खरीद लिए या फिर वो एयरक्राफ्ट वापस सर्विस में आ गए? ऐसी किसी भी अपडेट की ना तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है और ना ही कोई क्रेडिबल रिपोर्ट। इतना ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट ने जिन राफेल एयरक्राफ्ट के टेल नंबर को डिस्ट्रॉयड बताया था, उनमें से कई एयरक्राफ्ट बाद में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस और ऑफिशियल इवेंट में दोबारा फ्लाइंग कंडीशन में नजर आए। इसके बाद भी पाकिस्तान ने अपने क्लेम्स पर कोई सॉलिड एविडेंस पब्लिक नहीं किया। तो इसी वजह से एक सिंपल मेंटेनेंस टेंडर अब इंफॉर्मेशन वॉर का भी हिस्सा बन गया है और जब तक पाकिस्तान अपने क्लेम्स के सपोर्ट में कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं दिखाता, तब तक उसका नैरेटिव सिर्फ नैरेटिव ही रहेगा। और लास्ट में बस इतना ही कि अगर पाकिस्तान ने 3 राफेल वाकई गिरा दिए होते तो शायद वो प्रूफ दिखा सकता, ना कि AI जनरेटेड इमेजेस दिखा के हवाबाजी करता। तो कभी कभी प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच का गैप एक सिंपल टेंडर ही दिखा देता है। अगली खबर की बात करें तो बैटलफील्ड में ड्रोन्स का थ्रेट जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसी स्पीड से उन्हें रोकने के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आइडिया का कभी मजाक बनाया जाता था, आज वही कॉन्सेप्ट चाइना की मिलिट्री भी यूज करती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ साल पहले इंडियन आर्मी ने लो फ्लाइंग FPV ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर को रोकने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला था। सोल्जर्स ने एक फ्रेम पर 3 या 4 इंसेस राइफल और बाद में निगेव LMG माउंट करके एक इम्प्रोवाइज्ड एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया था। और आइडिया सिंपल था कि एक साथ ज़्यादा बुलेट फायर होंगी तो ड्रोन को हिट करने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। और उस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे जुगाड़ कहकर ट्रोल कर दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी
थी कि ये सॉल्यूशन सस्ता था, जल्दी डिप्लॉय हो सकता था और किसी नए एक्सपेंसिव सिस्टम का वेट भी नहीं करना पड़ रहा था। और अब चाइना के PLA रॉकेट फोर्स की जो लेटेस्ट ट्रेनिंग फुटेज सामने आई है उसमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। बस डिफरेंस इतना है कि चाइना ने इसे और बड़ा और प्रोफेशनल डिजाइन कर दिया। तो PLA के नए सिस्टम में एक रोटेटिंग टरेट पर 12 राइफल बैरल लगाए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि ड्रोन स्वार्म्स के अगेंस्ट एक साथ इतनी फायरिंग करना कि उनके बचने के चांसेस मिनिमम हो जाएं। यानी कॉन्सेप्ट वही पुराना है, बस इंजीनियरिंग और स्किल बदल दिया गया। और आज की वॉरफेयर में ये अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल मानी जा रही है। हर छोटे FPV ड्रोन को लाखों रुपए की मिसाइल से गिराना इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे में स्टैंडर्ड राइफल और नॉर्मल एम्यूनिशन से बना लो कॉस्ट सिस्टम कई सिचुएशन में ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, वियतनाम जैसे देशों ने भी मल्टी राइफल एंटी ड्रोन माउंट डेवलप किए हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि दुनिया भर की मिलिट्रीज अब एक्सपेंसिव और लो कॉस्ट दोनों तरह के काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन को साथ लेकर चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इंडियन आर्मी के इम्प्रोवाइज्ड सेटअप को कभी लो टेक या जुगाड़ जैसा शब्द बोला जाता था, आज उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को दुनिया की बड़ी मिलिट्रीज रिफाइंड वर्जन में अडॉप्ट करती दिख रही हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी अपने पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने के बजाय उन्हें एक बिल्कुल नए रोल में लाने की तैयारी कर रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी जल्दी ही अपने पहले अनमैन्ड T-72 टैंक का प्रोटोटाइप ट्रायल के लिए रेडी कर सकती है। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव पुराने सोवियत ओरिजिन T-72 टैंक को रिमोटली ऑपरेटेड कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करना है। यानी फ्यूचर में कुछ टैंक्स बिना क्रू के भी बैटलफील्ड में ऑपरेट कर सकेंगे। और ये प्रोजेक्ट IDEX अदिति 4.0 इनिशिएटिव के अंदर चल रहा है। और आर्मी ने इंडियन डिफेंस कंपनीज से ऐसे सॉल्यूशन मांगे हैं जो टरंट के T-72 टैंक को डिजिटल कंट्रोल और IP बेस्ड सिस्टम की मदद से रिमोट ऑपरेशन के लिए कन्वर्ट कर सके। सबसे पहले 2 प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे और अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो आर्मी फ्यूचर में अपने बड़े T-72 फ्लीट के एक हिस्से को इसी तरह अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। और आर्मी का लॉन्ग टर्म प्लान 2030 तक T-72 व्हीकल फील्ड करने का है। और ये वही पीरियड है जब T-72 टैंक को ग्रेजुअली रिटायर करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब उन्हें कम्प्लीटली रिटायर करने के बजाय नए रोल में यूज़ करने की स्ट्रेटजी बन रही है। तो आप क्या बोलोगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।